नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का विकास में के विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके तहत गणित और ज्योतिषी, जिसके तहत खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम के विषय में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से चिकित्सा शास्त्र के तहत हम वाघभट्ट, धन्वंतरी, नागार्जुन आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का विकास 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ और उनका संकलन वैज्ञानिक व तकनीकी ग्रंथों में हुआ। गुप्त काल अपनी विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा है और आने वाले युगों के लिए एक पैमाना स्थापित करता है। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे तथा इन दोनों शाखाओं का समुचित विकास हुआ। इस समय महान वैज्ञानिक हुए, जिनमें प्रमुख आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त आदि थे। खगोल शास्त्र का विकास। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे तथा इन दोनों शाखाओं का समुचित विकास हुआ। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख है। इस समय महान वैज्ञानिक हुए, जिनमें प्रमुख थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पहली बार ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना। इन्होंने आर्य सिद्धांत व आर्यभट्टियम नामक ज्योतिष का प्रामाणिक ग्रंथ लिखा, जिसके 4 भाग थे। गीतिपाद, पृथ्वी भ्रमण एवं त्रिकोणमितीय का वर्णन है इसमें। फिर एक गणित पाद, इसमें अंक, बीज व रेखा गणित का वर्णन है। नेक्स्ट है काल क्रियापाद, ज्योतिष संबंधी इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है गोलपाद, ग्रहों की गति के विषय में इसमें वर्णन है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की है। ये प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, जिसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण पड़ता है। पृथ्वी के आकार के बारे में उनकी गणना आधुनिक अनुमान के बिल्कुल करीब है और फाई का मान भी 22/7 यानी 3.142 दिया था। आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है वराहमिहिर। ये एक महान ज्योतिषाचार्य थे। तक्षण कला एवं वास्तुशास्त्र से संबंधित कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, वर्त संहिता, वर्त जातक, लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें पंच सिद्धांतिका सबसे प्रसिद्ध रहा। यह खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें पोलिस, सूर्य, पितामह, वशिष्ठ एवं रोमक सिद्धांत दिया। इसमें पोलिस, सूर्य, पितामह, वशिष्ठ एवं रोमक सिद्धांत दिया, जिनमें पोलिस एवं रोमक सिद्धांत पर यूनानी प्रभाव था। वृत्त संहिता खगोल शास्त्र, वनस्पति विज्ञान आदि का विश्वकोश है। ब्रह्मगुप्त ये महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। इनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। इन्होंने आर्यभट्ट, श्रीसेन, लाट, प्रद्युम्न व विष्णुचंद्र के सिद्धांतों की आलोचना एवं समीक्षा की। इन्होंने ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ब्रह्म सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में विदेशी ज्योतिष के सिद्धांत और वेदांग ज्योतिष के 5 वर्षीय युग और जैन परंपरा के दोहरे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सिद्धांत की आलोचना की तथा यह नियम दिया कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति चीजों को आकर्षित कर उन्हें रखने की है। भास्कर प्रथम
ये महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। इनके ग्रंथ है महाभास्करीय, लघु भास्करीय, भास्करीय और भाष्य। भास्कर प्रथम, यानी कि ये गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। इनके ग्रंथ है महाभास्करीय, लघु भास्करीय, भास्करीय और भाष्य, जिनमें आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली लिखी है। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली लिखी है। चिकित्सा शास्त्र का विकास। इसी काल में औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष प्रबल हुआ। वाग्भट ने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी थे। इन्होंने चिकित्सा ग्रंथ नवनीतकम की रचना की। पशु चिकित्सक पालकाप्य ने पशु हाथी चिकित्सा ग्रंथ हस्त्यायुर्वेद की रचना की। होलीहोत्र ने घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र की रचना की थी। होलीहोत्र ने घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र की रचना की। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी इस युग में था। वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। नेक्स्ट है नागार्जुन। रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी इत्यादि खनिजों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी इस युग में था। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा था, जो महान चिकित्सक था। इसमें दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में वर्णन है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में संकलित शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी संग्रहित है। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुदित किया गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में पनपा चिकित्सा संबंधी ज्ञान अरब प्रदेशों में भी पहुंचा और अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा। ये था नागार्जुन, सुश्रुत आदि चिकित्सक। अब है तकनीकी का विकास। तकनीक का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास था। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने तथा ढालने की कला की भी उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ है और धातु विज्ञान का इतना बढ़िया उदाहरण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया, जिसपे आज तक भी जंग नहीं लगी है। तो ये एक तकनीकी यानी कि धातु विज्ञान का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख में मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सिक्के, आभूषण एवं मोहरें भी तकनीकी उपलब्धि की साक्षी है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय 1 टन की शुद्ध बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में मिली है और इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। गुप्तकालीन धातु क्रम का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में देखा जा सकता है। इस काल के ताम्र पत्रों पर लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
धातु विद्या की प्रगति का अनुमान सिक्कों और मोहरों में भी देखने को मिलता है। सिक्के बड़ी सुंदरता से बनाए गए हैं। ताम्र पत्रों पर लगी हुई मोहरों की खुदाई भी उत्कृष्ट है। बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों से उत्कृष्ट आभूषण बनाए जाते थे। धातु विद्या और 64 कलाओं में धातु विद्या को 64 कलाओं में शामिल किया गया है। कई स्थान अपनी धातु कला के लिए प्रसिद्ध थे। भूमि मापन के कुछ लोक प्रचलित मापक थे, जैसे निर्वतन, पट्टी कहल, भूमि, पातक, खरीवाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप, आड़वाप, खंडुकवाप, नालिकवाप आदि। राजतरंगिणी में खुया नामक कर्मचारी इंजीनियर का उल्लेख है। अग्नि पुराण के अनुसार कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राजा के प्रमुख 8 कर्तव्यों में से एक था। यानी कि अग्नि पुराण का भी उल्लेख है। यानी अग्नि पुराण के अनुसार कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राजा के प्रमुख 8 कर्तव्यों में से एक था। सिंचाई रेत से होती थी। संस्कृत ग्रंथों में अर्गट और अर्गट खींचने वालों गुट्यनेर का उल्लेख है। चंदेल एवं परमार राजाओं ने बड़ी बड़ी झीलों तथा तालाबों का निर्माण करवाया था। ये सभी उच्च इंजीनियरिंग के कमाल थे। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यदि वर्तमान युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवेचन करें तो ज्ञात होता है कि विभिन्न सिद्धांत पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों के या तो अनुकरण मात्र है अथवा उसका परिवर्तित विकसित रूप है। जैसे कोपरनिकस का सिद्धांत आर्यभट्ट का, न्यूटन का गुरुत्व सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का ही अनुकरण मात्र है, जो कि भारतीयों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में दे दिया था। और ये जो लोग हैं यूरोपियन, ये बाद में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कोपरनिकस का सिद्धांत आर्यभट्ट का है, न्यूटन का गुरुत्व सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का ही अनुकरण मात्र है। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान एवं शल्य चिकित्सा शास्त्र भी पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों की ही देन है, जिससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। अब गुप्त युग का मूल्यांकन कि ये किस तरीके से था, क्योंकि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इतिहासकार कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्ण काल कहा गया है। पारंपरिक भाषा में इसका अर्थ ऐसे युग से है जिसमें साहित्य, वास्तुकला व ललित कलाएं एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाए कि वे आने वाले युगों के लिए आदर्श बन जाए। गुप्त काल को स्वर्ण युग उच्च वर्गों के संदर्भ में तो माना जा सकता है, जिनका जीवन स्तर पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचा था, और ये भी मुख्यतः उत्तर भारत में। इसी प्रकार रोमिला थापर का विचार है कि 20वीं सदी के आरंभ में लिखने वाले इतिहासकारों के लिए स्वर्ण युग एक यूटोपिया था, जिसका अस्तित्व सुदूर अतीत में ही हो सकता था। फलते प्रारंभिक भारत के इतिहास पर काम करने वाले इतिहासकारों ने जिसे स्वर्ण युग कहा, उसमें हिंदू संस्कृति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई थी। फिर भी गुप्त काल का क्लासिकीवाद केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। इस प्रकार हमने गुप्त काल के विषय में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो जो परिवर्तन हुए, इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चित ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा उपयोगी होगा। साथ ही जो हमने द्वितीय पेपर पढ़ा था, प्रारंभ से लेके 1200 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास, उसमें भी हमने गुप्त काल के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। उसके तहत भी हमने गुप्तकालीन कला, विज्ञान, साहित्य, तकनीकी, इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। वो भी वीडियो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, उसको भी आप जरूर देखना। धन्यवाद।